अभी आधी रात ही हुई थी जब हम लियोन में धड़कती हुई भीड़ के बीच बैठे। क्लब की नियॉन लाइट्स चकरा देने वाली परछाइयां बना रही थी जो थिरकते हुए बेस की लय में टिमटिमा रही थी। मैं अपने कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। हमने डांस फ्लोर के पास वाला टेबल लिया। हमारी हंसी गानों की धुन के साथ मिल रही थी। हम सब में एक थीम में। मेरा नाम रेचल है, हमेशा चौकन्नी रहने वाली, लोगों के चेहरे को पढ़ने वाली और रात के आनंद में डूब जाने वाली। अचानक हमारी हंसी किसी के बीच में आ जाने की वजह से टूट गई। एक आदमी जिसका नाम मुझे बाद में पता था डेविड था, वो हमारे पास आया। क्लब में आए बाकी लोगों के मुकाबले उसकी शक्ल कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, भारी आईब्रोज के नीचे घबराई हुई आंखें दिखाई दे रही थी। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसकी बगलों में पसीने के निशान थे और उसकी मुस्कुराहट, उसमें कुछ तो बहुत भयंकर सा था। उसने अपने हाथ में 2 प्राइम एनर्जी ड्रिंक के कैन पकड़े हुए थे और वो उन्हें ऐसे पी रहा था जैसे वो रेगिस्तान में फंसा हुआ ऐसा आदमी हो जिसे बहुत देर बाद पानी नसीब हुआ हो। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसने पक्का नशा किया हुआ था और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो कुछ गलत कर सकता है, इसलिए हम चौकन्ने हो गए। हे लेडीज, क्या तुम मेरी कंपनी लेना पसंद करोगी? उसने अपनी आवाज में आकर्षण लाने का प्रयास किया, लेकिन एक भयानक निराशा में लड़खड़ा गई। मेरी दोस्त सारा ने उससे हाथ हिलाकर बुरी तरह मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही खुश हैं। हाँ चलो अब यहाँ से भाग जाओ, समझे? यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। डेविड का चेहरा झुनझुनाहट से घूम गया। वो एक पल के लिए और रुका और अपनी आंखें छोटी करके एक हमें ध्यान से देखने लगा। मैं चाहूँ तो तुम में से किसी को भी पा सकता हूँ, लेकिन एक बात बताऊं, मैं वो चीज हूँ जिसे तुम कभी नहीं पा सकती। एक हंसी के साथ सारा ने अपनी ड्रिंक उसके मुंह पर फेंकी और फिर उसकी बात सुनकर हंसने लगी। मेरी बाकी सहेलियों ने अपना अपना फोन निकाला और उस लड़के की तस्वीरें लेने लगी। वो लाल हो गया था, जाहिर है वो गुस्से में था और शर्मिंदा भी। राहट के साथ वो पीछे मुड़ा और लड़खड़ाते हुए भीड़ में कहीं गायब हो गया। हमने अपनी शाम को जारी रखा, इस मुठभेड़ को क्लब की रात के रोमांच में एक छोटा सा दखल समझते हुए खारिज कर दिया। हम सभी अपने चरम पर थे और वैसे भी एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब हम किसी क्लब में होते हैं और घटिया सोच वाले लड़कों से नहीं टकराते, जिन्हें ये लगता है कि उनके पास हमारे साथ वक्त बिताने का मौका है। लेकिन माहौल एक झटके में बदल गया। हवा में भारीपन महसूस हुआ, धड़कनें तेज हुई। तभी गानों और लोगों के शोर के बीच डर और चीखें सुनाई देने लगी। तेज गड़गड़ाती दरारों की एक श्रृंखला ने गानों को रोक दिया। चारों ओर से चिल्लाने की आवाज आती हुई सुनाई दे रही थी, जिसने क्लब में हो रही मौज मस्ती को भंग कर दिया। हम सब फौरन टेबल के नीचे छुप गए। हमारे चारों ओर से लोग चिल्लाते हुए बाहर भाग रहे थे और वो अजीब सा आदमी गोलियां चला रहा था। ये वही है, वही लड़का जो हमारे पास आया था, उसके पास बंदूक है। ऐसा नहीं हो सकता, ओ माय गॉड, वो जानता है कि हम कहाँ हैं। ओ गॉड, वो लोगों पर गोलियां चला रहा है, मुझे लगता है कोई मर गया है। उसकी बातों की सच्चाई सामने आने लगी और हम डर के मारे एक दूसरे के और करीब आ गए। गोलियों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वो गानों की धुन के साथ मेल खाने लगी। मैंने एक नजर डालने का जोखिम उठाया और डेविड को भीड़ के बीच वास्तविक रूप से आगे बढ़ते हुए देखा। उसकी हरकतें सटीक थी, उसके चेहरे पर गुस्से का मुखौटा दिखाई दे रहा था। लोग उसके चारों ओर गिर गए थे, वो बड़ी बेरहमी से सबको मार रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। इससे पहले कि हम अपना अगला कदम लेते, किसी का शरीर हमारे बूथ से टकराया और हम सब एक साथ चीख पड़े। वो औरत थी जो हाँफ रही थी, उसके टॉप से पानी की किसी फुआरे की तरह खून बह रहा था। उस औरत को देखकर हमारे जीवित रहने की भावना हमारे डर पर काबू पा लेती। हम रेंगते रहे, हाथापाई करते रहे और पास के दरवाजे की ओर अपना रास्ता बनाया। वो हमारे पीछे पड़ा हुआ था, हमें इस तरह उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचने लगे, वो हुआ जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। एक गोली मुझे छू करनी थी। मैं जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी। मेरे अंदर का भयानक दर्द चेहरे पर झलक रहा था। दरवाजा पास ही दिखाई दे रहा था। हम लगभग वहीं थे, लगभग सुरक्षित। लेकिन तभी एक और गोली चली, इस बार करीब, और जैसे ही मैं नीचे गिरी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लोगों का एक झुंड मेरे ऊपर से गुजरा और तभी मुझे एहसास हुआ, क्योंकि हर कोई बाहर निकलने के लिए भाग रहा है, इसलिए भगदड़ मच सकती है, पर मैं वहीं गिरी पड़ी हुई थी। रेचल, कम ऑन, तुम कर सकती हो। मैंने कमजोर ढंग से सर हिलाया। मेरा शरीर ऑटो पायलट मोड पर था, जो जीवित रहने की जरूरी इच्छा से प्रेरित था। मैंने अपनी हील्स दूर फेंक दी और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हम एक गली में जा घुसे। रात की ठंडी हवा हमारे चेहरों पर पड़ रही थी। बारूद की तीखी गंध और डर हमारे अंदर बस चुके थे। हम बाहर जरूर थे, लेकिन अभी भी सुरक्षित नहीं थे। जब हम भाग रहे थे तब भी डेविड के उत्पात की आवाजें हमारे कानों में गूंज रही थी, ये जानते हुए कि आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ। गली में हमारा भागना कुछ देर की राहत ले आया था।
ठंडी हवा हमारे फेफड़ों में तेजी से भर रही थी जब हम गंदी ईंटों की दीवारों से गुजर रहे थे, जबकि हम जानते थे कि कुछ ही गज की दूरी पर भयानक मंजर चल रहा है। गोलियों की आवाज ने रात से सन्नाटे को चीर दिया। हर गोली हमें ये याद दिला रही थी कि मौत बस एक दीवार की दूरी पर खड़ी है। हम बस इस तरह भागते नहीं रह सकते। क्या कर सकते हैं हम? जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से भागना होगा। ये डेड एंड है, ये गली यहाँ बंद हो रही है, हम आगे नहीं जा सकते। अरे नहीं, 911 पर कॉल करो। ओह माय गॉड, रेचल तुम्हारा हाथ। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ से निकला खून मेरे टॉप को भिगा रहा था। दिल की हर धड़कन हमें उस परेशानी की याद दिला रही थी। गली ने अंधेरे को एक चौके के रूप में पेश किया, लेकिन बंद सड़क ने हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। हम गली के अंत तक कभी भागते हुए तो कभी लड़खड़ाते हुए आगे की ओर भागे। तभी गोलियों का एक और दौर शुरू हुआ, इस बार और करीब। हम हैरान रह गए। हमारे सामने ये सच्चाई आ गई कि डेविड शायद क्लब से बाहर आ गया है। कोने से झांक कर मैंने उसे देखा। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। जब वो उस जगह पर हमें ढूंढ रहा था तो उसकी शारीरिक भाषा अनियमित थी। उसने अपने स्थिर हाथों से बंदूक पकड़ रखी थी। हम पीछे हट गए, हमारी सांसें थम गई थी। इंतजार बहुत परेशान कर देने वाला था। अंतकाल तक इंतजार करने के बाद कुछ अनदेखी उत्तेजनाओं की वजह से उसकी हरकतें हमसे दूर हो गई। हमें उस मौके का फायदा उठाया। हम डेविड से विपरीत दिशा में दौड़ने लगे और एक कूड़ेदान के पास जाकर छुप गए। वहां पर छिपे हुए मैंने नोटिस किया कि मेरे साथ सिर्फ सारा थी। हमारी बाकी सहेलियां शायद अभी भी अंदर थी। 911 पर फोन करो। उसने फोन किया और हमने कुछ देर तक वहीं इंतजार किया। गोलियों की आवाजें अब और दूर जाती हुई सुनाई दे रही थी। जल्द ही पुलिस के सायरन से सारी जगह गूंज उठी। यहाँ तक कि कुछ ही मिनटों में हमने एक चॉपर भी आते हुए सुना और थोड़ी देर बाद हमने बहुत ही तेज और साहसी बंदूक से गोली चलने की आवाज सुनी। बाद में हमें मालूम पड़ा कि एक स्नाइपर ने डेविड पर गोली चलाई थी। मुझे याद है जब पुलिस ने आखिरकार हमें ढूंढ लिया तब मैं रो रही थी। हमें हॉस्पिटल ले जाया गया। आपातकालीन कक्ष में हलचल थी और लोगों के रोने की आवाजें गूंज रही थी। डॉक्टर ने मेरे घाव का इलाज किया। कुछ ही देर में पुलिस भी आ गई और उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। मैंने उन्हें शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ साफ साफ बताया। मुझे बाद में इस बात का पता चला कि डेविड एक स्किज़ोफ्रेनिक मनोरोगी था जो पेरोल पर बाहर था। पहले उसने 3 कुत्तों की हत्या की थी जिस वजह से उसे जेल में डाला गया था। जांच में यह भी पता चला था कि उसने प्राइम एनर्जी ड्रिंक में नशीले पदार्थ डाले गए थे जिस वजह से उसका दिमाग फिर गया। जब हमने उसका मजाक उड़ाया तो आग में घी डालने वाला काम था और फिर उसने अपने ट्रक में रखे सेमी ऑटोमेटिक बंदूक को निकाला और अंदर घुसने से पहले बाहर ही हमला करना शुरू कर दिया। उस नरसंहार में 12 लोगों की मौत हुई, कम से कम 27 घायल हुए और मैं भाग्यशाली थी कि गोली मुझे छू कर निकल गई। शुक्र है कि मेरी किसी भी सहेली को कोई गंभीर चोट नहीं आई। लेकिन उस दिन देखे गए हादसे, चीख पुकार और खून खराबे के बाद जीवित रहना खोखला लगने लगा। मैं जानती थी कि यह बुरा सपना अभी खत्म नहीं हुआ है। यह हमारी यादों, हमारे सपनों में उस रात की अंधेरी याद की तरह जीवित रहेगा जब एक साधारण आदमी ने हमें पागलपन की ओर धकेल दिया। मैं अपने दुश्मन पर भी ऐसा आतंक नहीं चाहूंगी। ये काम शुक्रवार की रात हमें तो ऐसा ही लगा था जब मैंने और मेरी बहन एना ने हमारे पड़ोसी मार्क के साथ थोड़ी मस्ती मजाक करने के बारे में सोचा। हमारी मॉम्स एक दूसरे के दोस्त थे। हम जानते थे कि वो अनिद्रा से पीड़ित एक कॉलेज के स्टूडेंट था जो हमेशा अपनी किताबों में डूबा रहता था। नींद की कमी की वजह से परेशान रहता। वो हमेशा से अजीब था, बहुत शर्मीला, खौफनाक आंखें। मेरी बहन उसे साइको कहती थी। हमारे बेडरूम की खिड़की से हमें सीधा उसकी पढ़ाई वाली जगह दिखाई देती थी जहां उसके डेस्क के लैंप अक्सर रात तक जलते रहते थे। चलो माँ के साथ मजाक करते हैं, शायद वो जिंदगी में एक बार हंस ले। मुझे एक पल के लिए हिचकिचाहट हुई। पिछले कई हफ्तों में उसकी आंखों के नीचे के गड्ढे और काले हो गए थे, लेकिन थोड़ी सी शरारत करने का मन तो बहुत कर रहा था। हमने शक्लें बनाना और हाथ हिलाना शुरू कर दिया ताकि हम उसका ध्यान आकर्षित कर पाए। हमने जिस नाराजगी भरी मुस्कान या फिर तिरस्कार से भरे चेहरे की उम्मीद की थी वैसा कुछ नहीं हुआ। मार्क अपने कंप्यूटर में घूर रहा था और प्राइम एनर्जी ड्रिंक पी रहा था, जैसे कि हर रात ये उसकी आदत थी। मुझे सच में लगता था कि इतनी ज्यादा एनर्जी ड्रिंक पीने से अनिद्रा का रोगी पागल हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जल्द ही मेरी ये सोच सही साबित हो जाएगी। मुझे यकीन है कि ये उसे अभी तक ये नहीं पता कि हम यहाँ खड़े हैं। वो एक ज़ॉम्बी है। वो गे वगैरह है क्या? मुझे नहीं लगता। इसने पिछले महीने ही बेटी को डांस पर चलने का पूछा था। बेटी, क्या बात कर रही हो? ये तो कहीं से भी उसके लायक नहीं है। मैं जानती हूँ, लेकिन ये लड़कियों को ऐसे देखता है जैसे उन्हें खा जाएगा। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये वर्जिन है। आओ पता करें।
कैसे? मैं से एक मजेदार शो दिखाने वाली हूँ। मेरी बहन ने चिल्लाकर उसका नाम लिया ताकि उसका ध्यान हमारी तरफ पड़े, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती उसने फौरन अपना टॉप ऊपर किया ताकि वो देखे। ये देखकर मैं हैरान रह गई, लेकिन शर्मिंदा होने की बजाय मार्क ने हमें ऐसे देखा जैसे वो हमें मार ही डालेगा। उसने अचानक अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें इतने गुस्से से हमारी तरफ देख रही थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो अचानक खड़ा हुआ, जिस वजह से उसकी कुर्सी फर्श से टकरा गई। एक पल के लिए वो देखता रहा और फिर उसने झट से अपने पर्दे बंद कर दिए। शायद ये कुछ ज्यादा हो गया, वो बहुत गुस्से में है, या फिर वो गे है। जब हम अपनी खिड़की से पीछे हटे तो मुझे हमारी हरकत पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसके बाद हमने इसे यहीं खत्म करने का फैसला किया। मजाक खत्म हो गया, उसकी जगह पड़ती बेचैनी। हमने सोने से पहले अपनी प्रक्रिया की। मेरी बहन कोरियन नाइट स्किन केयर फॉलो कर रही थी और फिर हम सोने चले गए। लगभग 1 घंटे के बाद एक हल्की आवाज से मेरी नींद खुल गई। घर में अंधेरा था, सिर्फ चांद से आती हुई रोशनी पूरे कमरे में छाया डाल रही थी। मैंने अपनी सांस रोक कर सुना और फिर मैंने इसे दोबारा सुना। एक नरम खुरचने वाली आवाज, जैसे किसी धातु से कोई लकड़ी खुरच रहा हो। हमारे मॉम डैड घर से बाहर थे और मेरी बहन बगल में सो रही थी, इसलिए उस आवाज ने मुझे सचमुच चिंता में डाल दिया। एमिली, क्या तुमने वो सुना? सर हिलाते हुए मैं बेड से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। आवाज अब और तेज हो गई और उसके बाद जो मुझे दिखा उसे देखकर मैं घबरा गई। कोई हमारे घर में था और ऐसा लग रहा था जैसे वो चाहता था कि हमें उसके होने के बारे में पता चले। हम दबे पांव से आगे बढ़ने लगे। हर सीढ़ी पे आवाज आने लगी। जैसे हम किचन से गुजरे हमें एक परछाई दिखाई दी, लेकिन वो तो मार्क निकला। उसके हाथ में एक चाकू भी था। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मेरी बहन जितना जोर से हो सकता था चिल्लाई। जैसे ही मार्क मुड़ा, डर ने मुझे घेर लिया। उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। वो हमें हंसते हुए घूर रहा था। कमरे में वापस जाओ, दरवाजा बंद करो। हम वापस कमरे की तरफ भागे। हमने दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। तभी मार्क दरवाजे तक पहुंच गया। उसके हाथ में जो चाकू था वो उससे दरवाजा काटने लगा। हम पीछे हो गए। डर ने हमें घेर लिया। मार्क की आवाज दरवाजे के नीचे की दरार से रिस रही थी। वो एक गाने की आवाज लग रही थी जो चीख से भी ज्यादा डरा देने वाली थी। बाहर आओ लड़कियों, तुमने मुझे अपने तरीके से परेशान किया और अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। हम फंस चुके थे। हमारा अपना ही घर हमारे लिए भूल भुलैया बन चुका था, जिसके बीच एक पागल आदमी खड़ा था। मैंने अपना फोन लिया। मेरी उंगलियां कांप रही थी जब मैंने 911 पर डायल किया। मैं प्रार्थना कर रही थी कि मार्क के अंदर आने से पहले हमारे लिए मदद पहुंच जाए। जब मैं कॉलर को अपने घर का पता फुसफुसा कर बता रही थी तब दरवाजे को काटने की आवाज और तेज हो गई। मार्क बेकाबू हो गया था। उसकी आवाज फुसफुसाहट और तानों के बीच झूल रही थी। वो बार बार दरवाजे पर लात मार रहा था और फिर अपनी तेज चाकू से लकड़ी को खुरच रहा था। मेरी बहन लगातार चिल्ला रही थी और मैं जल्द से जल्द मदद के बारे में सोच रही थी। मैं 911 ऑपरेटर से ही बात कर रही थी। जल्दी करो, वो किसी भी वक्त अंदर आ जाएगा। उसे रोकने के लिए हमें दरवाजे के आगे कोई भारी चीज रखनी होगी। हमने अपने भारी ड्रेसर को दरवाजे की तरफ धकेलना शुरू किया। भारी लकड़ी गड़गड़ाहट के साथ फर्श से टकरा रही थी। इससे हमें थोड़ी राहत मिली। हालांकि दरवाजा खटखटाने की आवाज लगभग तुरंत शुरू हो गई। मार्क ने जोरदार वार से ओक की लकड़ी भी हिला दी। हर वार में उसके गुस्से का प्रहार दिखाई दे रहा था। एमिली, वो हमें मार डालेगा। हे भगवान, हमें बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। उसके हाथ पकड़कर मुझ में सुरक्षा की लहर महसूस हुई। नहीं, हम आज रात इस तरह नहीं मरने वाले। जैसे ही हम अपने लगाए गए बैरिकेड के पीछे जाकर छुपे, कमरा सिकुड़ता हुआ दिखाई देने लगा। मार्क की परछाई दरवाजे के नीचे मंडरा रही थी। उसकी सांसें भारी और उखड़ी हुई थी। अचानक तेज आवाज बंद हो गई। हवा में सन्नाटा छा गया, घना और भारी। हमने एक दूसरे पर नजर डाली। हम दोनों में से कोई भी सांस तक लेने की गलती नहीं करना चाहता था। तभी लिविंग रूम से कांच टूटने की तेज आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। तुम हमेशा के लिए नहीं छुप सकती, मुझे अपना मजा भी तो चाहिए। उसकी आवाज बाहर से आ रही थी। हम हैरानी में खड़े हो गए। पीछे का दरवाजा, वो दूसरे रास्ते से आने की कोशिश कर रहा था। पाइप की मदद से हमारे कमरे की खिड़की से आना चाहता था। उसे देखने के लिए मैंने खिड़की से बाहर झांका। सड़कें अभी भी खाली थी। मदद के लिए आने वाली कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दी। हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे। जब मैंने उसे अपनी डरावनी हंसी के साथ पाइप चढ़ते हुए देखा, मैं अंदर की तरफ भागी। मैंने अपने हाथ में डंबल पकड़ा जिसे मैं आजकल घर पर इस्तेमाल कर रही थी और उस पर फेंक दिया। पहला डंबल उसके कंधे पर जाकर लगा, जिससे उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन दूसरे वाला सीधे उसके मुंह से जाकर टकराया और वो दर्द से जमीन पर गिर गया। मैंने अपनी बहन को खींचा और हम जल्दी से कमरे की खिड़की से बाहर निकल गए। उसके बाद गैराज की छत पर चढ़कर हम अपने पड़ोसी के बगीचे में कूदे। हमारे पैर सीधे ठंडी घास पर पड़े और हम वहां से अपनी जान बचाते हुए भागे। हम सड़क पर नंगे पांव भागते रहे। इस समय हमें अपने दर्द का भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। और फिर आखिरकार लाल और नीले रंग की लाइट हमें सड़क के किनारे से आते हुई दिखाई दी। मेरे अंदर राहत की सांस आई, इतनी तीव्र जिसने लगभग मुझे दुर्बल कर दिया। पुलिस धीरे से आगे बढ़ी। वो हमारे घर के अंदर घुसे, उसके हाथ में बंदूक। हम एक दूसरे से लिपट गए। पुलिस की गाड़ी की सुरक्षा से देख रहे थे कि इतने में और पुलिस आ गई। उन्हें माँ को हथकड़ी लगाकर बाहर लाने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसका सर नीचे झुका हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि उसने हार मान ली। इस बार वो उस राक्षस से बिल्कुल अलग लग रहा था जिसने असल में हमारा पीछा किया था। वो छोटा लग रहा था, झुका हुआ, लेकिन जो आतंक उसने फैलाया था वो इतना ज्यादा था कि मुझे डर और खौफ के अलावा और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। हम दोनों बहनें एक दूसरे से गले लगाकर रोने लगी। सब खत्म हो गया है, अब वो हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। बाद में जब हम हॉस्पिटल में बैठे थे, नर्स ने हमारे घाव पर मरहम लगाई। बाहर से दिखाई देने वाले घाव तो भर जाएंगे, लेकिन उस रात के खौफ ने हमारे अंदर जो गहरे घाव किए हैं वो कई समय तक हमें सताते रहने वाले हैं।